बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इमरान खान पर हमले के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे। लाहौर में गवर्नर हाउस पर हल्ला बोल दिया गया। फैजाबाद में झड़पें। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा मजहबी इंतहा पसंदी इमरान खान पर हमले की वजह है। मजीद 2 गिरफ्तार। गाजा में इसराइल की ताज़ा जारहियत। हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। जर्मन चांसलर यूरोपीय मुल्कों को नाराज करते हुए बीजिंग पहुंचे। कहा चाइना यूक्रेन जंग रोकने के लिए रशिया पर दबाव डाले। यूक्रेन में 45 लाख लोग बिजली से महरूम। ज़ेलेंस्की ने कहा रशिया एनर्जी टेररिज्म कर रहा है। ईरान को आज़ाद कराएंगे। इलेक्शन मुहिम के दौरान बाइडेन का बयान। रईसी ने कहा 43 साल पहले आज़ाद हो चुके। अमृतसर में हिंदुत्व लीडर को गोली मार दी गई। पुलिस ने कहा अवाम पुरअमन रहें, फिरक़ेवाराना रंग ना दें। ट्विटर ने इंडिया में मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बंद कर दिया। नए मैनेजमेंट में तब्दीलियां जारी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान से शुरुआत। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले के बाद कई शहरों में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। बाज़ जगह जुमे को गड़बड़ के वाक़यात पेश आए। लाहौर में गवर्नर हाउस पर एहतजाजियों ने चढ़ाई कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर फैज़ाबाद के मकाम में वहाँ पर झड़पें हुई और पूरा शहर मैदान जंग बन गया। लाहौर में PTI कारकुनों ने गवर्नर हाउस के दरवाजे के बाहर आग लगा दी और दीवारें फलांग कर अंदर घुस पड़े। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरे भी तोड़ दिए। PTI कारकुनों ने रिसेप्शन कैबिन के शीशे तोड़ दिए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई। फैजाबाद में इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी की रैली के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। जवाब में पुलिस ने शलबारी की। पुलिस ने मुजाहरीन को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोक दिया और कई कारकुनों को गिरफ्तार किया। कराची में सड़कें बंद कर दी गई। इस दौरान बताया गया कि तहरीक इंसाफ का मार्च 1 हफ्ते के लिए मुलतवी हो सकता है। जुमे की नमाज के बाद लोग बड़ी तादाद में कई शहरों में सड़कों पर निकल आए। एक दिन पहले पंजाब सूबे के गुजरानवाला में लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर गोली चलाई गई थी और वो जख्मी हो गए थे, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स असद उमर और फवाद चौधरी ने अवाम से अपील की थी कि वो जुमे की नमाज के बाद मुजाहरे करें। ओहदेदारों ने बताया कि हमले के सिलसिले में मुलजिम नवीद की निशानदही पर मजीद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि वकास और साजिद भट्ट नामी इन नौजवानों ने नवीद को पिस्तौल बेची थी। उन्हें वजीराबाद से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने 20,000 रुपये के बदले मुलजिम नवीद को पिस्तौल और गोलियां दी। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि मुलजिम के पास बगैर नंबर और लाइसेंस की पिस्तौल थी। इमरान खान पर हमले के वाक़े में एक शख्स हलाक हुआ और जुमला 13 लोग जख्मी हुए, जिनमें इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ के बाद दूसरे लीडर्स भी शामिल है। फायरिंग करने वाले शख्स को इमरान खान के कंटेनर के करीब से पकड़ा गया था। उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की वजह मजहबी इंतहा पसंदी है। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम इमरान खान को सियासी मुखालिफ समझते हैं, दुश्मन नहीं। वज़ीर दाखिला की हैसियत से वो PTI और इमरान खान से कहना चाहते हैं कि वो अपना रवैया बदलें। वज़ीर दाखिला ने कहा कि PTI के लीडर्स सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। PTI के बाज़ लीडर्स हथियार लहरा रहे हैं। PTI की दूसरी सफ़ के लीडर्स का रवैया काबिल मजम्मत है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान मजहबी इंतहा पसंदी के नतीजे भुगत रहा है और अब सियासी इंतहा पसंदी का बीज भी बोया जा रहा है।
हमलावर का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस हिरासत में वो ऑन कैमरा कह रहा है कि वो इमरान खान से इसलिए नाराज था क्योंकि इमरान खान ने अजान के दौरान लाउड स्पीकर चलाया था। इसके अलावा इमरान खान आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उसने दावा किया कि वो अकेले ये कार्रवाई कर रहा था। मुजाहरों के दौरान पंजाब सूबे के आईजी के तबादले के मुतालबे जोरों शोर से किए जा रहे हैं। डॉक्टरों के हवाले से कहा गया कि इमरान खान की हालत ठीक है। डॉक्टरों ने बताया कि उनके पैर से गोली के पुर्जे निकाले गए और इसके लिए पैर की हड्डी का कुछ हिस्सा काटा गया। डॉक्टरों ने बताया कि इमरान खान को गोली नहीं लगी बल्कि गोली के जर्रात लगे, उन्हें निकाल दिया गया। पीटीआई ने कहा कि जुमेरात का वाकया इमरान खान को हलाक करने की एक कोशिश है। इमरान खान मुल्क में नए इलेक्शंस का मुतालबा करते हुए लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। इंडिया ने कहा है कि वो पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। दुनिया के कई मुल्कों ने इमरान खान पर हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तानी फौज और सियासी लीडरशिप ने भी हमले की मजम्मत की। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब के ओहदेदारों से रिपोर्ट मांगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत के इत्तेहादियों की एक मीटिंग बुलाई जिसमें इमरान खान पर हमले से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान पर हमला करने वाला नशे का आदी है। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि मुल्जिम लोगों को मार्च के दौरान पीटीआई के तराने बंद करने और नमाज पढ़ने पर इसरार कर रहा था। इसराइल के जंगी हवाई जहाज़ों ने गाजा पट्टी में ताज़ा जारहियत की। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि उसने जुमे की सुबह हमास के एक अंडरग्राउंड तंसीब को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने दावा किया कि हमास उस मकाम का इस्तेमाल रॉकेट बनाने के लिए करती थी। फ़लस्तीन की शहाब न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि अल-मग़ाज़ी इलाके में मुज़ाहमत के एक मकाम को निशाना बनाया गया है। किसी के ज़ख्मी होने की खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें मकाम से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने गाजा पर ताज़ा हमले की मजम्मत की है और कहा है कि ये इसराइल की नंगी जारहियत है और इसके ज़रिए फ़लस्तीनी कौम के ख़िलाफ़ एक और जुल्म किया गया है। उन्होंने कहा कि सहयूनी दहशत गर्दी फ़लस्तीनियों के इनकलाब को रोक नहीं सकेगी। 2022 में इसराइल की कार्रवाइयों में अब तक 170 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू के वज़ीर आज़म बनने के बाद फ़लस्तीनियों से इसराइलियों का तनाव बढ़ेगा। नेतन्याहू और उनके इत्तेहादियों ने इसराइली पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल कर ली है। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए 3 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इसराइली फ़ौज ने बताया कि उसने 3 वांटेड फ़लस्तीनियों को पकड़ा है। इसराइल के कारगुजार वज़ीर आज़म यार लापिड ने इलेक्शंस में अपनी हार मान ली है। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को वज़ीर आज़म की हैसियत से वापसी के लिए मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि वो नेतन्याहू के दौर में इंडिया इसराइल पार्टनरशिप को मजबूत बनाने के लिए मिली जुली कोशिशों की तरफ देख रहे हैं। नेतन्याहू के साबिक़ा दौर में वज़ीर आज़म मोदी के साथ उनकी खूब छनती थी। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मेरे प्यारे दोस्त नेतन्याहू को इलेक्शन में कामयाबी के लिए मुबारकबाद। मैं स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए मिली जुली कोशिशों की तरफ देख रहा हूँ। मोदी ने इंडिया इसराइल पार्टनरशिप को अहमियत देने पर कारगुजार वज़ीर आज़म यार लापिड का शुक्रिया अदा किया। इसराइल में 99% से ज़्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है और नेतन्याहू के इत्तेहाद ने आसानी से 120 रुकनी पार्लियामेंट के नेसेट में 64 सीटें हासिल कर ली हैं। इस नतीजे से इसराइल में पिछले 4 साल से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा। इसराइल में पिछले 4 साल में 5 बार इलेक्शंस हुए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने चाइना से कहा है कि वो रशिया पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन जंग खत्म कराए। उन्होंने बीजिंग में चाइना के सदर जी जिनपिंग से मुलाकात करते हुए ये बात कही। जर्मन चांसलर ने कहा कि दोनों मुल्कों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि रशिया की न्यूक्लियर धमकियां गैर जिम्मेदाराना और इंतहाई खतरनाक हैं। चाइना के सदर ने व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया को चाहिए कि वो इस बहरान को पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिशों में हिस्सा अदा करे और न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल या धमकियों की मुखालफत करे। जर्मन चांसलर के चाइना दौरे से जर्मनी और यूरोप के दूसरे मुल्कों में तशवीश पैदा हो गई है। ओलाफ शोल्ज का यह दौरा 11 घंटों का था। वो कोविड-19 वबा शुरू होने और सदर जी जिनपिंग की नई मियाद शुरू होने के बाद से किसी
پہلے مغربی لیڈر کے دورے کے طور پر بیجنگ پہنچے۔ یورپ میں کئی لوگ اس دورے کی ٹائمنگ پر تنقید کر رہے ہیں۔ خود اولاف شولز کی پارٹی کے ارکان ناک بھویں چڑھا رہے ہیں۔ انہیں تشویش ہے کہ اس دورے سے روز بروز ڈکٹیٹر بننے والے زی جن پنگ کی نیک نامی اور اتھارٹی بڑھے گی، لیکن جرمن چانسلر نے کہا کہ عالمی مسائل کو چائنا کے ساتھ تعاون کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اولاف شولز نے تائیوان کے تعلق سے جرمنی کی پالیسی کو دہرایا اور کہا کہ اسٹیٹس کو میں کوئی بھی تبدیلی پرامن ہونی چاہیے اور آپسی سمجھوتے کے ذریعے ہونی چاہیے۔ اولاف شولز خارجہ پالیسی میں تبدیلی کے وعدے کے ساتھ حکومت میں آئے تھے۔ ان کی پالیسی سابق چانسلر اینجلا مرکل سے بالکل الگ ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو اور دوسرے کئی شہروں میں تقریباً 45 لاکھ لوگ اندھیرے میں رہنے کے لیے مجبور ہیں۔ انرجی انفراسٹرکچر پر رشیا کے حملوں کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ رشیا جان بوجھ کر انرجی سیکٹر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے الزام لگایا کہ کریملن انرجی ٹیررزم کر رہا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ تقریباً 4.5 ملین کنزیومرز بجلی سے محروم ہیں۔ جمعرات کی رات خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رشیا کی طرف سے انرجی انفراسٹرکچر پر حملے اس کی کمزوری کی علامت ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رشین فوجیں محاذ جنگ پر کامیابیاں حاصل نہیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رشینز یوکرین کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اسی لیے وہ ہمارے لوگوں کو اس طرح توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا کہ خیرسوں سے سویلینز کو باہر نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے زبردست جوابی حملوں کا اشارہ دیتے ہوئے یہ وارننگ دی۔ یوکرین جنگ کے 254 دن پورے ہو چکے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ انہوں نے پوٹین کے ساتھ بات چیت کی ہے اور دونوں نے غریب افریقی ملکوں کو مفت اناج بھیجنے سے اتفاق کیا ہے۔ ایردوان نے استنبول میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پوٹین کے ساتھ میں نے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جبوتی، صومالیہ اور سوڈان جیسے ملکوں کو مفت اناج بھیج دیں گے۔ نیٹو نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے رشیا کو ہتھیاروں کی سپلائی ناقابل قبول ہے۔ یوکرین اور مغربی اتحادیوں کا الزام ہے کہ ایران رشیا کو ڈرونز دے رہا ہے۔ کیو نے کہا ہے کہ یوکرین کی سویلین آبادی کے خلاف 400 سے زیادہ ایرانی ڈرونز کا استعمال کیا جا چکا ہے۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ اس غیر قانونی جنگ میں کوئی بھی ملک رشیا کو ہتھیار نہیں دے سکتا۔ لبنان پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کارگزار حکومت صدارتی اختیارات بھی سنبھالے گی۔ ملک میں سیاسی خلا کے درمیان یہ فیصلہ کیا گیا۔ صدر مشیل اون کی میعاد ختم ہو گئی ہے اور پارلیمنٹ میں اب تک نئے صدر کو نہیں چنا جا سکا ہے۔ ایران میں امریکی سفارت خانے پر اسٹوڈنٹس کے قبضے کی سالگرہ کے موقع پر بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی گئیں۔ زندگی کے الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر مظاہروں میں حصہ لیا۔ جمعے کو 900 سے زیادہ شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، جن میں تہران بھی شامل ہے۔ سابق امریکی سفارت خانے کے باہر کئی مظاہرین جمع ہوئے۔ یہ لوگ امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد اسٹوڈنٹس نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے جاسوسی کا اڈہ قرار دیا تھا۔ یہ بحران 1 سال سے زیادہ دیر تک چلا تھا۔ اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان سیدھے طور پر کبھی سفارتی تعلقات نہیں رہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ جنگ اور پابندیوں سے ایران کی ترقی کو روکا نہیں جا سکتا۔ رئیسی نے کہا کہ امریکہ جنگ کے شعلوں کو ہوا دینا چاہتا ہے، اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہو رہا ہے۔ صدر نے کہا کہ ایران مغرب کی دھمکیوں اور پابندیوں سے نہیں ڈرتا اور وہ مقابلہ کرے گا۔ رئیسی تہران میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ہیومن رائٹس واچ نے الزام لگایا ہے کہ ایران احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن کے لیے نیشنل سیکیورٹی کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت پر بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ اسی بیک گراؤنڈ میں ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ جرنلسٹوں، سماجی کارکنوں اور احتجاجیوں کو سیکیورٹی کے نام پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایران کو آزاد کرائیں گے۔ انہوں نے مڈ ٹرم الیکشنز کی مہم کے دوران کہا کہ آپ فکر مت کیجیے، ہم ایران کو آزاد کرائیں گے۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب کے دوران اس وقت یہ بات کہی جب ان کے کئی حامیوں نے اپنے باز فونز کے ذریعے فری ایران کا پیغام لہرایا۔ اس دوران بائیڈن کے اس بیان پر ایران نے سخت ری ایکشن دیا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنے خطاب میں کہا کہ 1989 میں اسلامی انقلاب کے ذریعے ایران آزاد ہو چکا ہے۔ رئیسی نے کہا کہ میں بائیڈن سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایران 43 سال پہلے آزاد ہوا۔
लौटते हैं इंडिया। पंजाब के अमृतसर में एक हिंदुत्व लीडर सुधीर सूरी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद काफ़ी तनाव देखा जा रहा है। इस वाक़े का वीडियो सामने आया है। एक मकामी तंजीम जो शिवसेना का नाम इस्तेमाल करती है कि लीडर सूरी को एक मसरूफ़ सड़क पर गोली मार दी गई। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया वो एक मंदिर के बाहर एहतजाज कर रहे थे। उन पर पिस्तौल से कम 5 गोलियाँ चलाई गईं। ऐसा इल्ज़ाम है कि एक मकामी दुकानदार ने गोली चलाई। सूरी मंदिर मैनेजमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। सूरी को पुलिस प्रोटेक्शन हासिल था। हमलावर संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है जो हमले के बाद फरार हो गया था। पुलिस कमिश्नर ने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की है और कहा है कि इस वाक़े को फ़िरक़ेवाराना रंग ना दिया जाए। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर कई साजिशी थ्योरी सामने आ रही हैं। हमले से पहले सुबह सूरी का गोपाल मंदिर के मैनेजमेंट के साथ झगड़ा हुआ। ये मंदिर एक मसरूफ़ सड़क पर है। मालूम हुआ कि मूर्तियों की बेहुरमती के मसले पर झगड़ा हुआ। हमले से 1 घंटा पहले सूरी फेसबुक पर लाइव आए थे। इस वीडियो में वो कह रहे थे कि मूर्तियों की बेहुरमती की गई है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताया गया कि सूरी एक तंजीम शिवसेना टकसाली के लीडर हैं। दिल्ली में एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के इलेक्शंस 4 दिसंबर को होंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विजय देव ने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। नतीजों का ऐलान 7 दिसंबर को किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में असेंबली इलेक्शंस के लिए मुहिम जोर पकड़ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क के एक हादसे में कम से कम 11 लोग हलाक हो गए हैं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। अहदेदारों ने बताया कि एक एसयूवी गाड़ी की टक्कर एक खाली बस से हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार किया। ट्विटर ने अपने मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को इंडिया में बंद कर दिया है। हाल ही में एलन मस्क ने, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, ट्विटर को अपने कंट्रोल में लिया था। इसके बाद से ट्विटर में कई तब्दीलियां हो रही हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इमरान खान पर हमले के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे। लाहौर में गवर्नर हाउस पर हल्ला बोल दिया गया। फैजाबाद में झड़पें। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा मजहबी इंतहा पसंदी इमरान खान पर हमले की वजह है। मजीद 2 गिरफ्तार। गाजा में इसराइल की ताज़ा जारहियत। हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। जर्मन चांसलर यूरोपीय मुल्कों को नाराज करते हुए बीजिंग पहुंचे। कहा चाइना यूक्रेन जंग रोकने के लिए रशिया पर दबाव डाले। यूक्रेन में 45 लाख लोग बिजली से महरूम। ज़ेलेंस्की ने कहा रशिया एनर्जी टेररिज्म कर रहा है। ईरान को आजाद कराएंगे। इलेक्शन मुहिम के दौरान बाइडेन का बयान। रईसी ने कहा 43 साल पहले आजाद हो चुके। अमृतसर में हिंदुत्व लीडर को गोली मार दी गई। पुलिस ने कहा अवाम पुरअमन रहें, फिरक़ेवाराना रंग ना दें। ट्विटर ने इंडिया में मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बंद कर दिया। नए मैनेजमेंट में तब्दीलियां जारी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।